अगर आप सीटेट जैसी किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो दो शब्द आपके सामने मतलब बार बार आते होंगे: वृद्धि और विकास। सुनने में ये बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं और हम अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और एक शिक्षक के तौर पर इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच के रिश्ते को, इनके बारीक अंतर को गहराई से समझना है, खासकर सीटेट परीक्षा के नजरिए से। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमने मानव वृद्धि और विकास की नींव मतलब फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स से कुछ अहम जानकारियां ली हैं। हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम इन तथ्यों को इस तरह से पेश करें कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान ना लगे, बल्कि क्लासरूम में बैठे एक बच्चे को समझने का एक नया नजरिया दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की, यानी ग्रोथ की। ये सुनने में बहुत सीधा साधा शब्द लगता है, जिसका मतलब है बड़ा होना। हाँ, आम भाषा में इसका मतलब यही है, और तकनीकी रूप से भी ये गलत नहीं है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हमारा इशारा सीधे सीधे शारीरिक परिवर्तनों की तरफ होता है। ये वो बदलाव हैं जिन्हें आप देख सकती हैं, नाप सकती हैं, तौल सकती हैं। इसीलिए स्रोत में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि वृद्धि की जो प्रकृति है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक? अच्छा, मतलब जिसे आंकड़ों या संख्याओं में बताया जा सके, जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई या वजन बढ़ गया, यही ना? बिल्कुल। स्रोत में भी यही उदाहरण दिए गए हैं। कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शरीर की मांसपेशियां और हड्डियों का मजबूत होना, ये सब वृद्धि है। आप कह सकती हैं कि एक बच्चा पिछले साल 3 फीट का था, इस साल मान लीजिए 3.5 फीट का है। ये जो आधा फीट है, ये उसकी वृद्धि है। यह एक ठोस, मापने योग्य तथ्य है। और शायद यही वजह है कि हम अक्सर इसी पर अटक जाते हैं। माता पिता और यहाँ तक कि शिक्षक भी, वो बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नंबर देखते हैं, क्योंकि उन्हें मापना आसान है, वैसे ही जैसे बच्चे की हाइट मापना आसान है। आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी है। वृद्धि दिखती है, इसलिए हमारा ध्यान उस पर पहले जाता है। लेकिन इसकी एक सीमा है। वृद्धि वो जीवन भर नहीं चलती। एक खास उम्र, मान लीजिए 18-20 साल के बाद, किसी व्यक्ति का कद बढ़ना बंद हो जाता है। शरीर का जो ढांचा है वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है, और यहीं से विकास की कहानी शुरू होती है, जो वृद्धि के रुकने के बाद भी नहीं रुकती। अच्छा, तो ये तो हुई वृद्धि की बात जिसे हम देख और नाप सकते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दो बच्चे जिनका कद, काठे और वजन एक जैसा है, उनका बर्ताव, उनकी समझ, उनकी दोस्ती करने की क्षमता वो बिल्कुल अलग होती है। यहीं पर शायद विकास यानी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो चीज जो दिखते नहीं पर होती है। आपने इसे खूबसूरती से समझाया। विकास वही है जो दिखता नहीं पर होता है। जहां वृद्धि शारीरिक ढांचे तक सीमित है, वहीं विकास एक समग्र परिवर्तन, ओवरऑल चेंज है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, मतलब हर पहलू को अपने अंदर समेटे हुए है। इसीलिए इसकी प्रकृति गुणात्मक कही जाती है। इसमें कितना बदला इससे ज्यादा जरूरी है क्या और कैसा बदला। गुणात्मक, इसका मतलब इसे किसी फीते या तराजू से नहीं नाप सकते, तो फिर हम इसे पहचानेंगे कैसे? इसे हम व्यवहार में हुए बदलावों से पहचानते हैं। स्रोत में इसके कई आयाम बताए गए हैं। जैसे पहला है मानसिक विकास, बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या सुलझाने की क्षमता। फिर सामाजिक विकास, उसका दूसरों के साथ घुलने मिलने का तरीका, अपनी बारी का इंतजार करना, अपनी चीजें शेयर करना। अच्छा। फिर आता है भावनात्मक विकास, अपनी खुशी, गुस्से या डर जैसी भावनाओं को समझना और उन्हें मतलब सही तरीके से जाहिर करना सीखना। और आखिर में नैतिक विकास, सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ का पैदा होना। यानी जब एक बच्चा जो पहले हर खिलौने के लिए रोता था, अब अपने दोस्त के साथ खिलौना बांटना सीख जाता है, तो ये उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास है, भले ही इस दौरान उसका वजन 1 ग्राम भी न बढ़ा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। या जब एक बच्चा किसी सवाल का जवाब रटने की बजाय उसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता है, तो ये उसका मानसिक विकास है। आप उसकी समझ की गुणवत्ता में आए बदलाव को देख रहे हैं, मात्रा में नहीं। विकास एक तरह से बच्चे के अंदरूनी सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होना है, जबकि वृद्धि सिर्फ हार्डवेयर का बड़ा होना है। वाह, ये हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर वाली बात तो मतलब इसने तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर दिया है। तो यहाँ ये समझना वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें, तो CTET परीक्षा के लिए वो कौन से मुख्य अंतर हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखने चाहिए? 3
3 मुख्य अंतर हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला अंतर है प्रकृति का। वृद्धि सिर्फ शारीरिक है, शरीर के अंगों का बड़ा होना, जबकि विकास समग्र है। इसमें शरीर, मन, भावनाएं और सामाजिक व्यवहार सब कुछ शामिल है। ठीक है। दूसरा अंतर माप का, जिसकी हमने अभी बात की। वृद्धि मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव, जिसे हम इंच, किलो, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन विकास गुणात्मक है, क्वालिटेटिव, जिसे सीधे तौर पे मापा नहीं जा सकता। हम सिर्फ उसके व्यवहार को देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, वो है अवधि का। वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मां के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। हम 60 साल की उम्र में भी कोई नया हुनर सीख सकते हैं, अपने सोचने का नजरिया बदल सकते हैं, या अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालना सीख सकते हैं। ये सब विकास का ही हिस्सा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि विकास जीवन भर चलता है, पर क्या इसका कोई पैटर्न होता है, या ये बस मतलब बेतरतीब तरीके से होता रहता है? क्योंकि अगर हर बच्चा अलग है और विकास के इतने सारे पहलू हैं, तो एक शिक्षक के तौर पे ये समझना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दिखने में जितना बेतरतीब लगता है उतना है नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत पक्के सिद्धांत काम करते हैं जो हमें विकास की दिशा को समझने में मदद करते हैं। इन्हें हम विकास का हिडन ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो क्या है ये सिद्धांत? सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि विकास अचानक नहीं होता, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी रफ्तार कभी धीमी, कभी तेज हो सकती है, पर यह रुकता नहीं है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा और तीसरा सिद्धांत बहुत दिलचस्प हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक है सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत, सिफालोकॉडल प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि बच्चे का शारीरिक और क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर के हिस्से में शुरू होता है और फिर धीरे धीरे धड़ और पैरों की तरफ बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि बच्चे पहले अपने हाथों से चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं, सिर हिलाने से भी पहले? यही सिर्फ एक भ्रम है। ये एक आम गलतफहमी है। असल में नवजात शिशु का सबसे पहला कंट्रोल अपनी आंखों की मांसपेशियों और गर्दन पर आता है। वो चीजों को देखने के लिए सिर घुमाना सीखता है। इसके बाद वो अपने धड़ को संभालना, फिर बैठना और आखिर में अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। विकास की दिशा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। अच्छा, अब समझ आया। और दूसरा मिलता जुलता सिद्धांत कौन सा था? वो है केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। इसके अनुसार विकास शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास के अंगों से शुरू होकर बाहर की तरफ, मतलब हाथों और उंगलियों की ओर फैलता है। इसलिए बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले अपनी पूरी बांह का इस्तेमाल करता है, फिर अपनी हथेली का, और काफी बाद में वो अपनी उंगलियों से किसी छोटी सी चीज को उठाना सीखता है। अरे वाह! यानी पहले बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है, फिर छोटी और बारीक मांसपेशियों पर। इसीलिए छोटे बच्चों को पहले मोटी चीजें जैसे बड़े क्रेयॉन पकड़ाए जाते और बाद में पतली पेंसिल। बिल्कुल, आपने इसे सीधे क्लासरूम एक्टिविटी से जोड़ दिया। यही इन सिद्धांतों को समझने का फायदा है। इसके अलावा 2 और सिद्धांत हैं। एक सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, जिसका मतलब है बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट, जैसे पहले वो रोते हुए पूरे शरीर को हिलाता है, बाद में सिर्फ आंखों से आंसू बहाना सीखता है। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये कहता है कि हर बच्चे के विकास की गति और तरीका अनोखा होता है। कोई बच्चा 10 महीने में चलने लगता है, कोई 15 महीने में, और दोनों ही सामान्य हैं। ये आखिरी वाला सिद्धांत तो हर भावी शिक्षक को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। इससे बच्चों की आपस में तुलना करने की आदत पर रोक लगेगी। अब इस चर्चा को थोड़ा और व्यवहारिक बनाते हैं। वो कौन से कारक हैं जो किसी बच्चे की वृद्धि और विकास की रफ्तार और दिशा तय करते हैं? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। स्रोत में इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम नेचर वर्सेस नर्चर की बहस भी कहते हैं। पहला कारक है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, यानी नेचर। ये वो जैविक ब्लूप्रिंट है जो बच्चे को अपने माता पिता से जीन्स के रूप में मिलता है। उसकी आंखों का रंग, बालों का प्रकार, कद-काठी की संभावना, ये सब आनुवंशिकता तय करती है। और दूसरा? यकीनन वातावरण, एनवायरनमेंट होगा, यानी नर्चर। आप बिल्कुल सही है।
और यही वो हिस्सा है जहां माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। वातावरण में सब कुछ आता है, परिवार का माहौल, पोषण, न्यूट्रिशन, शिक्षा, एजुकेशन और बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को अच्छी आनुवंशिकता मिली, मान लीजिए उसके माता पिता बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उसे अच्छा पोषण और पढ़ने लिखने का माहौल नहीं मिला, तो उसका विकास रुक जाएगा? बिल्कुल, यही नेचर वर्सेस नर्चर की बहस का सार है। इसे ऐसे समझिए, आनुवंशिकता एक बीज की तरह है। उस बीज में एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर उस बीज को सही मिट्टी, पानी, धूप और खाद यानी अच्छा वातावरण, पोषण और शिक्षा न मिले, तो वो या तो अंकुरित ही नहीं होगा या एक कमजोर पौधा बनकर रह जाएगा। जीन आपको एक क्षमता दे सकते हैं, पर उस क्षमता को हकीकत में बदलना माहौल का काम है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे में अपार संभावनाएं हैं, बस हमें उन्हें सही माहौल देने की जरूरत है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर हमारे सीटीटी के परीक्षार्थियों के लिए हैं। इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें उन्हें परीक्षा हॉल में अपने साथ लेकर जाना है? यहाँ सबसे बड़ा धोखा होता है जिसे समझना जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर ग्रोथ को देखना और मापना बहुत आसान है। बच्चा लंबा हो गया, वजन बढ़ गया, परीक्षा में अच्छे नंबर ले आया और हम इसी को तरक्की मान लेते हैं। लेकिन असली चुनौती डेवलपमेंट को पहचानने में है, जो दिखाई नहीं देता। तो स्रोत के अनुसार ये 4 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। पहली और दूसरी बात एक साथ समझनी होगी। ग्रोथ क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव गुणात्मक। ये सबसे बुनियादी फर्क है। परीक्षा में कई सवाल इसी एक कॉन्सेप्ट से हल हो सकते हैं। बिल्कुल, वृद्धि को नाप सकते हैं, विकास को महसूस कर सकते हैं। तीसरी बात, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये स्कूल में खत्म नहीं होती। एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चे की इस अनंत यात्रा में सिर्फ एक पड़ाव हैं। आपका काम उसे अगले पड़ाव के लिए तैयार करना है, ना कि उसे अंतिम मान लेना। और चौथी बात? चौथी और क्लासरूम के लिए सबसे प्रासंगिक बात, प्रत्येक बच्चा अपनी अलग गति से विकसित होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या बच्चा आज कल से बेहतर सवाल पूछ रहा है? क्या वो अपनी निराशा को बेहतर ढंग से संभाल पा रहा है? यही वो गुणात्मक विकास है जो एक अच्छे इंसान की नींव रखता है, और इसे मापने का कोई फीता नहीं बना है। एक शिक्षक का काम क्लास में दौड़ लगवाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो आज की बातचीत से ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि वृद्धि और विकास हालांकि एक दूसरे से जुड़े हैं, पर एक नहीं है। वृद्धि शरीर की यात्रा है जो एक समय पर पूरी हो जाती है। विकास चेतना और क्षमताओं की यात्रा है जो जीवन भर चलती है। एक शिक्षक का असली काम बच्चे के शारीरिक कद को नहीं, बल्कि उसकी समझ के दायरे को बढ़ाना है। बिल्कुल सही। और जब एक शिक्षक इस फर्क को आत्मसात कर लेता है, तो उसका क्लासरूम बदल जाता है। वो बच्चों पर सबको एक जैसा होना है का दबाव नहीं डालता। वो समझता है कि कोई बच्चा गणित में तेज है तो कोई चित्रकारी में, और दोनों ही विकास के महत्वपूर्ण संकेत हैं। वो एक माली की तरह बन जाता है जो जानता है कि हर पौधे को अलग तरह की देखभाल की जरूरत होती है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सोचने वाली बात है कि वयस्कों के रूप में हमारा भावनात्मक और मानसिक विकास किन क्षेत्रों में और कैसे हो रहा है। क्या हम पिछले साल की तुलना में आज एक बेहतर श्रोता बने हैं, या क्या हमने किसी नए डर पर काबू पाया है? ये वो विकास है जिसे हम किसी पैमाने पर माप नहीं सकते, पर शायद यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है।